दोस्तों हम लोग यूपीएससी सीसेट कॉम्प्रिहेंशन कर रहे थे और हम लोगों ने 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल बातें थी वह भी बताई थी। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर शुरुआत से देखेंगे, मजा आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्लास क्यों नहीं हो रही थी, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप भी देख सकते हो कि क्यों नहीं हो रही होगी। हमारे पुराने साथी हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर समझ सकते हैं कि क्यों नहीं हो रही होगी। ठीक है, बाकी बहुत कुछ चल रहा है, आप विजिट करें। नए हैं तो पीवाईक्यू वगैरह CS1 के हमने करा ही दिए थे, वहाँ आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आनुवांशिक रूपांतरण, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ना, जीएम क्रॉप, जीएम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। यहाँ भी है, लेकिन आप ध्यान रखना प्रीलिम्स में भी, करंट अफेयर्स में जब आप पढ़ें तो फोकस करके पढ़ें। क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक पर प्रीलिम्स और मेंस में। आनुवांशिक रूपांतरण प्रौद्योगिकी को व्यापक और सुविचार रूप से अपनाने के मार्ग में जो गतिरोध है वह है बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था, जो ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए गैर सरकारी एकाधिकार सृजित करना चाहती है। यदि जीएम प्रौद्योगिकी अधिकांशतः कंपनी चालित हों तो यह लाभ को अधिकतम करना चाहती हैं, और वह भी थोड़ी ही अवधि में। समझ में आ रहा है? अगर कंपनी चालित होती है तो वह लाभ कम समय में, सिंपल सी बात है, प्राइवेट क्या चाहता है, कम समय में प्रॉफिट हो जाए। यही कारण है कि कंपनियां शाकनाशी, सहिष्णु और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए बड़े निवेश करती हैं। ऐसे गुणधर्म थोड़े समय के लिए ही बने रह पाते हैं, क्योंकि काफी जल्दी ही नाशक जीव और खरपतवार विकसित होने लगेंगे और ऐसे प्रतिरोध पर काबू पा लेंगे। कंपनियों को यह अनुकूल ठहराता है। जैसे कहा जाता है ना, कई बार आप इतना पैरासिटामोल मत खाओ जिससे कि वह काम करना बंद कर दे। हम उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, आपने देखा होगा कि काफी टेबलेट्स काम करना बंद कर चुकी हैं, कई बार सुनते होंगे न्यूज़पेपर में। राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह बात उठाई थी कि आनुवंशिक रूपांतरण में प्राथमिकता ऐसे जीन के समावेशन को दी जानी चाहिए जो सूखा, लवणता और अन्य कष्टकर प्रभावों के लिए प्रतिरोध प्रदान करने में सहायक हो। पहली बात तो कुछ भी मना करा नहीं है इसने, ऐसा नहीं कहा है कि जीएम को बंद कर दो या ये बंद कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बनाया गया होगा, क्योंकि जब आप ज्यादा लगा लेते हो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन क्या होगा। संदेश पूछ रहा है, संदेश, इन्फरेंस और पूर्व धारणा, ये काफी चल रहे हैं, हम लोग देखते हुए आ रहे थे। संदेश क्या देता है? लोक अनुसंधान संस्थाओं को जीएम प्रौद्योगिकी में अग्रणी होना चाहिए और इस प्रौद्योगिकी की प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। विकासशील देशों को यह मुद्दा डब्ल्यूटीओ में उठाना चाहिए और बौद्धिक संपदा अधिकारों का समापन सुनिश्चित करना चाहिए। गैर सरकारी कंपनियों को भारत में कृषि व्यवसाय करने, खासकर बीज का व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वर्तमान भारतीय परिस्थितियां आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों की कृषि के पक्ष में नहीं है। तो आप बताओ इनमें से कौन सा सही होगा? पहले तो नहीं है मैंने सर्किल किया, इसका मतलब ये तो दोनों गलत ही होंगे, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए, उसकी अनुमति नहीं। डब्ल्यूटीओ का भी कहीं जिक्र नहीं था। ठीक है, कहीं उसने नहीं ये संदेश देना चाहा कि डब्ल्यूटीओ में जाओ। वह चाहता है कि लोक अनुसंधान संस्थाओं को जीएम प्रौद्योगिकी में अग्रणी होना चाहिए, इस प्रौद्योगिकी की प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए, क्योंकि उसने क्या बोला, अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, अधिक उत्पादन के लिए काम करेगा। जीएम प्रौद्योगिकी को व्यापक सुविचारित रूप से अपनाने में जो गतिरोध है वह ये बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था, जो ऐसी प्रौद्योगिकी में गैर सरकारी एकाधिकार सृजित करना चाहते हैं, इनको संचालित करने वाली कंपनियां थोड़े समय में अत्यधिक लाभ की इच्छा, मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, वही लिखा हुआ है। अच्छा, इस पर पूर्व धारणा भी पूछी गई है, एक पैराग्राफ पे 2 क्वेश्चन है। कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर
जीएम प्रौद्योगिकियों कंपनियों द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है। कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जीएम प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है। क्या ऐसा इसने सोचकर मैसेज लिखा होगा? अंततोगत्वा जीएम प्रौद्योगिकी भूमंडलीय तापन के कारण उत्पन्न होने वाली कृषि समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी। मुझे तो लगता है ये दोनों में से पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि यहाँ क्या बोला है? अंततोगत्वा जीएम प्रौद्योगिकी भूमंडलीय तापन के कारण उत्पन्न होने वाली कृषि समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी। भूमंडलीय तापन की बात कही थी क्या कहीं पर? कहीं पर भूमंडलीय तापन की बात कही थी? हाँ, यहाँ देखो लिखा भी इन्होंने। वहीं दूसरी ओर परिच्छेद में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि भूमंडलीय तापन से उत्पन्न समस्याओं का, तो भूमंडलीय तापन की बात नहीं थी उसमें, लेकिन पहली वाली बात थी कि कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जीएम प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है। उन्हें विचार करना चाहिए, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। चलिए दूसरा पैसेज पढ़ते हैं। अधिकांश आक्रामक जातियां, ये भी आपके एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जीएस 1 में भी आता है, प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूँ। अधिकांश आक्रामक जातियां ना तो घोर रूप से सफल हैं, ना ही अत्यंत नुकसानदेह हैं। ये जो अत्यधिक आक्रामक जातियां आती हैं, ना वह सफल हैं और ना नुकसान, दोनों बात कह रहा है। ब्रिटेन के आक्रामक पादप ना तो व्यापक रूप से फैले हैं, ना ही खास तेजी से फैलते हैं, और अक्सर ब्रेकेन की तरह के प्रबल प्राकृत पादपों की अपेक्षा कम परेशान करने वाले हैं। नई जातियों का आगमन लगभग हमेशा ही किसी क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ा देता है, क्योंकि नई जो फसल या जाति आएगी, जो भी पेड़ पौधे या पक्षी, तो वह नुकसान करें या फायदा करें, लेकिन जैव विविधता तो बढ़ेगी ही, विविधताएं तो बढ़ेंगी ही। बहुत से मामलों में नवागंतुकों की बाढ़ किसी भी प्राकृतिक जाति को विलोपन की तरफ नहीं ले जाती। इसने ये इम्पोर्टेंट लाइन बोली है, देखो। बहुत से मामलों में नवागंतुकों की बाढ़, जो नए आते हैं उनकी बाढ़, किसी भी प्राकृतिक जाति को विलोपन की तरफ नहीं ले जाती। यानी कि अगर कुछ नया आ रहा है, तो जो पहले से यहाँ उपस्थित है प्राकृतिक रूप से, वह खत्म नहीं हो जाएगा, वह विलोपित नहीं हो जाएगा। इसका एक कारण यह है कि आक्रामक पादप प्रदूषित झीलों, उद्योगोत्तर व्यर्थ भूमि की तरह के विक्षुब्ध पर्यावासों को, जहाँ और कुछ भी जीवित नहीं रहता, को निवेशित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। ये प्रकृति के अवसरवादी हैं, यानी उन्हें अवसर मिलता है, वह काम करते हैं। ठीक है। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष है? पहला, आक्रामक जातियों का उपयोग किसी देश के मरु क्षेत्रों, व्यर्थ भूमियों के पुनर्वासन के लिए किया जाना चाहिए। उसने क्या कहीं ऐसा बोला कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? उसने ऐसा नहीं बोला, चाहिए शब्द क्या था उसमें? विदेशी पादपों के सन्निवेशन के विरुद्ध कानून अनावश्यक है। कानून अनावश्यक है, कानून की बात कही थी क्या उसने कहीं पर? कभी-कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक होता है। विदेशी पादपों का उपयोग किसी देश की जैव विविधता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। तो अब देखो, कानून की बात तो नहीं कही थी, बचे ये दोनों, इन दोनों में क्या होगा? कभी-कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक होता है, और विदेशी पादपों का उपयोग किसी देश की जैव विविधता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। तो डी तो कतई बेकार है। हम तो कह रहे हैं कि आक्रामक प्रजातियां ना नुकसानदेह है ना फायदेमंद है, लेकिन वह ये नहीं कह रहा कि उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए उसे ले आओ। आप उसको लाओगे तो यहाँ की कुछ जातियां अवश्य खत्म होंगी, ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं होंगी, लेकिन विलोपित नहीं होंगी। नुकसान तो हो ही सकता है ना, बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन नुकसान तो हो ही सकता है। लेकिन ये बोला है कि आप उसमें मतलब फायदा भी नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा उसमें दखलंदाजी मत दो, मतलब ऐसा कुछ कहे तो। ठीक है, क्योंकि वह ना तो नुकसानदेह और ना तो फायदेमंद। तो कभी कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक होता है, क्योंकि फायदा कुछ नहीं है। तो आपको जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा कि सर सही करना टफ है, 3 को गलत करना आसान है। हमने 3 को गलत कर दिया कि कानून नहीं है, पुनर्वासन नहीं है, और जैव विविधता बढ़ाने के लिए काम किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है। तो 3 गलत करना आसान है,
एक सही करना कठिन है। तो आप भी एग्जाम में क्या करेंगे? सही ढूंढेंगे? नहीं, गलत ढूंढना है। इन चार में से गलत कौन कौन से हैं। चलिए अगला परिच्छेद। भारतीय बच्चों में डायरिया। अगर डायरिया ना लिखा होता तो ये प्रवाहिका इस शब्द से क्या आप समझ पाते क्या कहानी चल रही है? तो कई बार सब समझ में ना आए तो इंग्लिश वाला भी देख लिया करिएगा। भारतीय बच्चों में डायरिया से होने वाली मौतें मुख्यतः खाद्य जल के संदूषित हो जाने के कारण होती है। मुख्यतः बोला, केवल नहीं बोला कि इन्हीं की वजह से सिर्फ होती है। सिर्फ केवल शब्द नहीं प्रयोग किया है। कृषि में संदूषित भौम जल और असुरक्षित रसायनों का उपयोग, यानी कि कृषि की भी बात बोली है। खाद्य पदार्थों का भंडारण और रखरखाव अस्वास्थ्यकर तरीकों से किए जाने से लेकर खाद्य पदार्थों के अस्वास्थ्यकर परिवेश में पकाए और वितरित किए जाने तक ऐसे असंख्य कारक हैं जिनके विनियमन और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। इसने कहा बहुत ज्यादा कारण है, एक कारण नहीं है, असंख्य कारक हैं। अब उसके विनियमन और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, ये इसने बोला है। इसकी आवश्यकता है। लोगों को मिलावट के बारे में और संगत प्राधिकारियों को शिकायत करने के तरीकों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूकता की भी बात बोली है। खाद्य संक्रामक रोगों की निगरानी करने में अनेक सरकारी अधिकरण शामिल हैं और निरीक्षण कर्मियों के अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसका विचार करते हुए कि शहरी जनसंख्या का कितना भाग अपने दैनिक भोजन के लिए गली नुक्कड़ पर बिकने वाली भोजन पर निर्भर है, गली नुक्कड़ पर भोजन बेचने वालों के प्रशिक्षण और शिक्षण में निवेश करना बड़े महत्व का है। इसने ये भी बताया। बाकी सब तो कहानी है केवल। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? ऊपर से देखेंगे तो पूर्व धारणा पूछी गई है। क्या पूछी गई है? पूर्व धारणा क्या बनाई गई है? खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है जिसके अनेक विध समाधानों की आवश्यकता है। निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। तो ये तो उसने बोला था, दोनों जगह मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पर मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी और यहाँ पे प्रशिक्षण का मतलब प्रशिक्षण। ठीक है, तो ये तो सही है बिल्कुल। निगरानी और प्रशिक्षण के लिए निवेश करो, ये तो बोला है। खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है, अनेक विधि समाधानों की आवश्यकता है। तो ये भी उसने बोला था, खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है। यहाँ पर मुख्यतः खाद्य जाल के संदूषित हो जाने के कारण होता है। तो खाद्य सुरक्षा जटिल मुद्दा है, इसीलिए तो उसने लिखा था ये। तीसरा है, भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त विधि निर्माण की आवश्यकता है। उद्योग को नियंत्रित करने की बात नहीं की थी उसने। उसने किसकी बात की थी? ये सब जो कारक हैं, इनको मॉनिटर करो, ना कि उद्योगों की बात उसने की। कहीं पे उसने उद्योगों की बात कही नहीं कही। ठीक है, तो अब आपको ऐसे समझना पड़ता है। अब तीसरा गलत है तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 ओनली आंसर हो जाएगा। परिच्छेद की पहली पंक्ति से स्पष्ट है, पूर्व धारणा 1 वैध है। दूसरी तीसरी पंक्ति में 2 वैध है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या विधि निर्माण करने की आवश्यकता के बारे में बात नहीं कही गई है। यही मैं आपको बता रहा था। और ये निश्चिंत रहिए, मैं पहले देख कर नहीं आता हूँ। पहली बार आपके वीडियो के समय ही मैं देखता हूँ इन चीजों को। जैसे मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे। बस मेहनत करनी पड़ेगी। छोड़ दोगे सी सेट कि नहीं? और सब देख लेते हैं। सी सेट आपको छोड़ देगा मई में। और ये हजारों लोगों के साथ होता है हर साल। हमारे नगरों की आयोजना में जब आप इस समय आधा घंटा नहीं दे सकते सी सेट को, तो आपको लगता है जब आप फरवरी में 365 करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, जब टेस्ट पे टेस्ट लगा रहे होंगे, नोट्स कंपाइल कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, बजट पढ़ रहे होंगे, इकोनॉमिक सर्वे इंडिया बुक से 3 4 5 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, वो भी पढ़ रहे होंगे, तो आप सी सेट के साथ न्याय कर पाओगे? फ्रस्ट्रेशन तब कितनी होगी जब आप इतनी आज सोच रहे हो, तब कितना समस्याएं होंगी दिमाग में जब आपकी आज इतनी समस्याएं हैं दिमाग में। खैर, हमारे नगरों की आयोजना में ऐतिहासिक रूप से कामगार और निर्धन लोगों के हितों की उपेक्षा की जाती रही है। हमारे नगर वर्धमान रूप से असहिष्णु, असुरक्षित और अधिसंख्य नागरिकों के लिए ना रहने योग्य स्थान बनते जा रहे हैं। असहिष्णु, असुरक्षित और ना रहने योग्य, इतनी बातें बोली हैं।
तथापि हमने पुराने तरीकों स्थिर विकास योजना से ही योजना बनाना जारी रखा हुआ है। तब भी हम पुराने तरीके से ही योजना बना रहे हैं। पहले सड़क बनेगी और फिर सड़क टूटकर क्या बनेगा? पहले सड़क बनेगी बढ़िया सी, फिर सड़क तोड़ी जाएगी, फिर पाइपलाइन डाली जाएगी, फिर सड़क बनाई जाएगी। समझ रहे हो? खैर, हम पुराने तरीकों पर ही स्थिर हैं, जो लोगों के जीवन, अनुभवों और आवश्यकताओं से दूरी बनाए रखते हुए और बहुत सारे लोगों, स्थानों, कार्यकलाप और प्रथाओं को जो किसी नगर का अविच्छिन्न भाग हैं, सक्रिय रूप से शामिल ना रखते हुए अन्य अनन्यता तकनीकी विशेषज्ञता से लिए जाते हैं। मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनको आप शामिल नहीं कर रहे हो। यह प्रतीत होता है कि इस परिच्छेद में पढ़िए पहला भवन निर्माताओं के एकाधिकार तथा संभ्रांत समूहों के हितों के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया है। तो भवन निर्माता की कहीं बात हुई थी, संभ्रांत समूहों की बात कही थी कहीं। ये उद्देश्य उसका नहीं होगा। ये तो नहीं प्रतीत होता है कि अनुच्छेद इसलिए लिखा गया संभ्रांत, अमीर, गरीब या कुछ। विश्व स्तरीय और सुव्यवस्थित नगरों की आवश्यकता के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया नहीं। वो तो कह रहा है कि भाई पहले जैसे बनाते थे वैसे बंद करो, थोड़ा सा नया कुछ लाओ, व्यवस्थित करो चीजें। मुख्यतः कामगार वर्ग, हाँ कामगार वर्ग का तो नाम था, कामगार वर्ग और निर्धन लोगों के लिए नगरों की योजना बनाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है। बात तो सही है, बात तो सही है। मुख्यतः कामगार वर्ग और निर्धन लोगों के लिए नगरों की योजना बनाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है। लेकिन जो यहाँ पे मुख्यतः लिखा है ना, ये भी समस्या उत्पन्न कर रहा है। चौथा देख लेते हैं। अब देखो दो कट कर दिए, तीसरा नहीं कट किया क्योंकि मे भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है उसकी भी। नगर आयोजना में जनता के समूहों की भागीदारी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है। अब आप बताओ कौन सा सही है, सी या डी? अब आप कह दो कि सर ज्यादा सही तो डी है, क्योंकि उसने लास्ट में बोला इन्हें भी सक्रिय रूप से शामिल करो, इनको सक्रिय रूप से शामिल नहीं रखते हो, इसीलिए दिक्कतें होती हैं। परिचित से स्पष्ट है, कामगार गरीब लोगों को हमेशा शहरीकरण योजना बनाने से उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। यही कारण है कि शहर आमजन के ना रहने योग्य बनते जा रहे हैं। तो जिनके लिए बना रहे हो उनके लिए, उनको भी इसमें शामिल करो। ठीक है, चलिए। इसके बावजूद पुराने तरीके से वो कर रहे हैं, योग्य आदर्श बनाने के लिए समूहों की भागीदारी भी योजना बनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत के लोग बहुत अधिक संख्या में निर्धन हैं और मुश्किल से सिर्फ 10% व्यक्ति संगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, आप गिग वर्कर पढ़ोगे, गिग वर्कर पर क्वेश्चन आ चुका है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी में। हमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रबल आर्थिक समृद्धि से पर्याप्त रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको बताया जा रहा है रोजगार उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। जब हमारी अर्थव्यवस्था 3% प्रतिवर्ष बढ़ रही थी, तब संगठित क्षेत्र में रोजगार 2% प्रतिवर्ष बढ़ रहा था। जो ही अर्थव्यवस्था 7-8% प्रतिवर्ष बढ़नी शुरू हुई, संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की दर वास्तव में घटकर 1% प्रतिवर्ष हो गया। अब ऐसा सच्चाई है कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन इन्होंने लिखा है, ठीक है। ये मत सोचने लगना कि यही सच्चाई है क्या, यही डेटा सही है क्या। सही भी हो सकता है, लेकिन तो जब 3% से हम बढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही थी, तो 2% प्रतिवर्ष रोजगार मिल रहा था। जब 7-8% से बढ़ रहे हैं तो 1% रोजगार मिल रहा है, ऐसा क्यों? पहला तर्क तो ये हो सकता है कि भाई मशीनों का प्रयोग हो रहा है, या हम ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं, ऐसी जगह जीडीपी बढ़ रही है जहाँ रोजगार वाली इंडस्ट्री नहीं है। खैर, हमें क्वेश्चन करना है पहले तो। उपयुक्त परिच्छेद का निहित अर्थ क्या है? वही इन्फरेंस पूछा है, निहित अर्थ या निष्कर्ष या इन्फरेंस, बात एक ही है। क्या पूछा है? पढ़िए इसको, आंसर दीजिए। अधिकांश आधुनिक आर्थिक समृद्धि प्रौद्योगिकी प्रगति पर आधारित है। यही तो मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी वाले काम हो रहे होंगे, मशीनें आ गई होंगी, मशीनें आ गई होंगी। काफी मायने में आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान, प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका के साथ पर्याप्त सहजीवी संबंध को प्रोत्साहन नहीं देती है।
भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है। सर्विस सेक्टर भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है। साक्षर ग्रामीण जनसंख्या संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक नहीं है, ऐसा तो गलत है। चौथा तो कतई गलत होगा, मतलब ये थोड़ी वो कह रहे हैं कि इच्छुक नहीं है। चौथा गलत है, पहले तो ये कट करो, ये कट करो। अब हमारा पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि ये दोनों तो सही हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। खेल सब डिपेंड करता है 3 पर। भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है, ये सही है या गलत? भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है, ये सही है। आप देखोगे कि कई बार आप जब इकोनॉमी पढ़ रहे होगे तो आपको समझाया जाता है कि भैया हमेशा क्या होता है, फर्स्ट से सेकंड पे जाते हैं, यानी एग्रीकल्चर से जो अर्थव्यवस्था है वह मैन्युफैक्चरिंग पे जाती है, फिर वहां से टर्सरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में पहुंचते हैं लोग। लेकिन अपने यहाँ ये जो सेकंड पे जाने वाली कहानी थी, ये धीमी हुई, बहुत कम हुई। स्टार्टअप को क्यों बढ़वाया जा रहा है? क्योंकि वह जो उद्योग वाला मैटर था वह बढ़ ही नहीं पाया। सीधे हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लोग सीधे 1 से 3 पे पहुंच गए। आजकल आपको सेवा सेक्टर में लोग दिखेंगे, आपको फ्लिपकार्ट में दिखेंगे, आपको अमेजोन में दिखेंगे, आपको मीशो में दिखेंगे, आपको स्विगी में दिखेंगे, आपको जियो मार्ट में दिख जाएंगे, वी मार्ट में दिख जाएंगे, आपको पढ़ाते हुए हमारे जैसे लोग दिख जाएंगे, आपको कॉल सेंटर में लोग दिख जाएंगे, नोएडा में कॉल सेंटर में दिख जाएंगे। तो ये सब क्या है, ओला उबर में दिख जाएंगे। ये सब क्या है, ये सब टर्शियरी सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है। यहाँ कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट नहीं है। तो हमारे यहाँ लोग फर्स्ट एग्रीकल्चर से सीधे कहाँ पहुंच गए, टर्शियरी सेक्टर में ज्यादातर पहुंच गए। तो उद्योग इतना बढ़ ही नहीं पाए। और जो सेवा क्षेत्र है वो श्रम प्रधान नहीं होता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र श्रम प्रधान नहीं होता है। ये आप पढ़ोगे आपकी इकोनॉमी में, ये जो मैंने कहानी बताई। तो इसमें 1 2 3 तीनों सही हैं, इसीलिए चीजें गड़बड़ हो रही हैं। चलिए एक और पढ़ लेते हैं। भारत में ऐसे बैंकिंग संपर्की हैं जो दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने में मदद करते हैं। ठीक है, वे ऐसा कर सकें इसके लिए बैंक लागतों में कोई कमी नहीं कर सकते। वे वित्तीय शिक्षा और साक्षरता में निवेश करने की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। बैंकिंग संपर्की एक तरह से इतने कम है कि उन्हें व्यवस्थागत जोखिम के रूप में नहीं देखा जा सकता। भारत के बैंकिंग नियामक ने प्रतिबंध लगा रखा है कि वे केवल एक बैंक के लिए कार्य करें, यानी एक व्यक्ति हो तो एक ही बैंक के लिए काम करो। ऐसा नहीं कि गए भैया ये बैंक नहीं तो इसमें देख लो, इसमें नहीं इसमें देख लो, इसमें नहीं इसमें देख लो। ऐसा नहीं है, आप जाओगे तो एक बैंक की बात करोगे। संभवतः आर्बिट्रेज से बचाव के लिए बैंकिंग तक पूरी पहुंच लाने के प्रयासों में तभी सफलता मिल सकती है जब दूर दराज में काम करने वाले आखिरी छोर के ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए, उन प्रबंधकों के लिए भी जो न केवल आधारभूत बैंक लेखाओं को बल्कि दुर्घटना एवं जीवन बीमा, लघु पेंशन योजनाओं जैसे उत्पादों को भी सुनिश्चित करते हैं, काम करने में बेहतर प्रोत्साहन उपलब्ध कराते हैं। सर ये क्या पढ़ डाला? हाँ, इससे भी तेज पढ़ना पड़ेगा आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आप जब एग्जाम में होगा ना तो इससे भी तेज पढ़ना पड़ेगा और समझ में भी आए। मैंने इतना पढ़ा, मुझे समझ में भी आ रहा था। ये आपको एक झलक दिखा दी कि ऐसे पढ़ा जाएगा एग्जाम में, और समझते हुए दिमाग में फीड होता रहे चीजें। समझ में आया? बाकी तो मैं समझाता हूँ इसीलिए धीरे धीरे पढ़ता हूँ। अब देखो निष्कर्ष पूछा गया है। निष्कर्ष, पूर्व धारणा, संदेश, निष्कर्ष, पूर्व धारणा, संदेश। निहितार्थ को भी निष्कर्ष ही बोल देते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए। भारत के दूर-दराज के पिछले क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। बिल्कुल गलत है, इतने ज़्यादा अकाउंट खुलवा दिए हैं, हर व्यक्ति के 3-3 अकाउंट हो गए हैं, जितना पैसा नहीं उतना अकाउंट खुल गया है। हमारे खुद के 2 अकाउंट हैं, पैसा दोनों में नहीं है, 500 रुपया भी नहीं पड़ा होगा। खैर, सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए भारत की बैंकिंग प्रणाली में और अधिक संख्या में बैंकिंग संपर्कियों, आखिरी छोर के ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कों के पास विविध कौशल हो। बैंकिंग एक बेहतर पहुंच तब तक असंभव होगी जब तक कि प्रत्येक बैंकिंग संपर्की को अनेक बैंकों के लिए काम करने की अनुमति ना हो। ऐसा कहीं नहीं बोला। यहाँ क्या था, सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक संख्या में बैंकिंग संपर्क, ये भी नहीं बोला था। कौशल दो उन्हें, उन्हें स्किल दो, उन्हें थोड़ा सा स्किल की बात कही गई है, स्किल की बात कही गई है, ठीक है। सुनिश्चित विविध कौशल की बात, बीमा, पेंशन, लेखा सबकी बात हो, जिससे अच्छे से समझा सकें और लोग उसको मतलब समझ सकें और चीजों को
खरीद सकें। अब हम कल से पढ़ेंगे यहाँ से, रोज क्लास होगी 7-8 बजे, 8 बजे, 8 PM। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।